कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा निश्चित ही बदला जाएगा और उनको और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की टीम को ही उन्होंने बैकफुट पे ला दिया है। केवल एक नरेंद्र सिंह तोमर है जिनको कि प्रबंध समिति का संयोजक बना। मंदसौर विधानसभा में 50-50 हो गया है। जो बीजेपी यहाँ से लीड में रहती थी और हमेशा बहुमत में रहती थी, वो इस बार 50-50 पे है। कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टिकट मिलने तक सब एक होते हैं और टिकट मिलने के बाद सब जुदा हो जाते हैं। जो औद्योगिकरण होना था वो बिल्कुल नहीं है। तो रोजगार की संभावना है जो औद्योगिकरण से होना चाहिए, अपने यहाँ बिल्कुल नहीं है। एक भी उद्योग ऐसा नहीं है जहाँ लगभग 1500 लोगों को रोजगार मिलता हो या उससे जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिलता हो। नमस्कार, मैं हूं आकाश चौहान और इस वक्त आप देख रहे हैं एमपी तक की चुनावी चौपाल। आज हम बात कर रहे हैं मंदसौर के जाने माने पत्रकारों से। आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि जो पत्रकार हैं वो एक एक शब्द या जिस तरह से स्क्रिप्टिंग करते हैं वो किस तरह से कर रहे हैं और चुनावों को लेकर उनकी क्या मान्यता है और क्या वो विचार रखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तोमर साहब से। तोमर जी, चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से इस बार के चुनाव जो हैं वो काफ़ी रोचक होंगे और संघर्ष भी बड़ा दिख रहा है, क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टियां, जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, वो घोषणाओं का युद्ध सा लड़ रही हैं अभी और एक दूसरे को काउंटर कर रही हैं। आप देख रहे होंगे कि एक दिन घोषणा शिवराज जी करते हैं तो उसका काउंटर दूसरे दिन कमलनाथ जी करते हैं, और कमलनाथ जी अगर कोई घोषणा कर रहे हैं तो उसका काउंटर शिवराज जी करते हैं। ऐसे में जमीन से लेके भोपाल तक का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, वो काफ़ी रोचक और संघर्षशील होगा इस बार। अजय बड़ौदा, आप क्या कहेंगे? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको मतलब जो प्रदेश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके बीच भी चल रहा है कि 2008 का चुनाव हो, 2013 का हो या 2018 का, बीजेपी ने हमेशा ये कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है, हमारे मुख्यमंत्री की जो चेहरा है वो शिवराज सिंह चौहान। लेकिन बीजेपी का जो आला कमान है वो इस प्रश्न से बच रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि हाँ इस बार भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव जीतने के बाद देखेंगे। यानी कुल मिला के मुख्यमंत्री के चेहरे पर आला कमान को उतना भरोसा नहीं है जितना पिछले 3 चुनावों में रहा है। मोटा मोटी देखने में आ रहा है। तो सर, इसी बात को लेके मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है शिवराज सिंह चौहान, क्या बदला जा सकता है इस बार? और निश्चित ही बदला जाएगा, क्योंकि अमित शाह ने जो कमान हाथ में ली है और मध्य प्रदेश की कमान अमित शाह ने ली है, उनकी टीम ने ली है। इससे और जो परिस्थितियां बन रही है और जो हम रोज़ दिन की जो घटना है, दैनिक की जो घटना देख रहे हैं, उससे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा निश्चित ही बदला जाएगा और उनको और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की टीम को ही उन्होंने बैकफुट पे ला दिया है। केवल एक नरेंद्र सिंह तोमर है जिनको कि प्रबंध समिति का संयोजक बनाया, बाकी तो सारी टीमों को पेमेंट। आप एक बताइए, मंदसौर की राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे कि किसके आने की संभावना लग रही है? क्यों दे पब्लिक वोट? देखिए, मंदसौर की पिछले अगर 20-25 सालों का इतिहास देखें तो भाजपा यहाँ लीड करती आई है। शहर में भाजपा अपने आप को बहुत मजबूत मानती है और मजबूत दिख भी रही है। अब ये हाल ही में जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को केवल 8 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था, 40 सीट नगर पालिका की। इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार कशमकश का माहौल है और पब्लिक मन बना चुकी है। और जहाँ तक मेरी समझ है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुद कहने लगा है कि ये सरकार अब हमारी बनने वाली नहीं है। शायद यही वजह है कि ये बात आला कमान तक पहुंची भाजपा को, और भाजपा अमित शाह ने तो ये बोला भी है कि क्यों करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनाने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग उनको समेटने का प्रयास हो रहा है। जो परिस्थितियाँ आ रही उनको खुद को लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इस बार मध्य प्रदेश से कमजोर है, इसलिए वो पूरी ताकत लगा। मंदसौर विधानसभा में 50-50 हो गया है। जो बीजेपी यहाँ से लीड में रहती थी और हमेशा बहुमत में रहती थी, वो इस बार 50-50 पे है। और अगर ये कहना गलत ना होगा कि ये टक्कर कड़ी हो जाएगी, अगर भ्रष्टाचार और दूसरे जो मुद्दे इस समय चल रहे हैं वो अगर थोड़ी सी भी ताकत दिखा देते हैं और जनमत आ जाता है उनके साथ, तो परिवर्तन संभव है मंदसौर में इस बार। तो राहुल जी, आप क्या कहेंगे चुनाव मंदसौर जिले के चुनाव? मंदसौर जिले में जो वर्तमान में जो स्थितियाँ चल रही है उसमें प्रारंभिक रूप से कशमकश का माहौल दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर बार पिछले चुनाव में भी मंदसौर जिले में यही स्थिति थी, लेकिन जो परिणाम आए वो सीधे भाजपा के पक्ष में चले गए, सीधे भाजपा। और इस बार भी कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टिकट मिलने तक सब एक होते हैं और टिकट मिलने के बाद सब जुदा हो जाते हैं, और भाजपा में पोलिंग बूथ बहुत मजबूत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हाल फिलहाल हमें यह देखना पड़ेगा कि टिकट किसको मिलता है और टिकट मिलने के बाद कौन सी पार्टी ज़्यादा एकजुट होती है, वो चुनाव में महत्वपूर्ण पहलू रहेगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जो मंदसौर की राजनीति है उसको लेकर आप क्या सोचते हो और क्या विचार रखते हैं? मैं ये
आपके प्रश्न की बात करने के साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को 2018 के चुनाव की परिस्थिति को सामने रखना चाहिए। 5 साल पहले ठीक इसी समय जब चुनाव हो रहे थे, प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिला और जैसा कि अभी हमारे साथी राहुल ने बताया कि यहाँ मंदसौर में बीजेपी के उम्मीदवारों को समर्थन मिला गया। तो ये हमेशा जो बड़ी विरोधाभासी स्थिति होती है, मंदसौर क्षेत्र भाजपा का गढ़ है, इसमें ये चीज़ें हम लोग सब देख ही चुके हैं। लेकिन 5 साल पहले जो परिस्थिति थी और जनता ने कांग्रेस की सरकार को प्रदेश स्तर पर चुना था, यहाँ भले ही भाजपा के पक्ष में वोटिंग हुआ हो, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि इन 5 सालों में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है कि या इन 3.5 सालों में ऐसा क्या जादू हुआ है कि 1.5 साल की कमलनाथ की सरकार और ये जो 3.5 साल की वापस से शिवराज जी की जो सरकार है, इन दोनों के बीच में तुलना करने का भी ये समय है। और जहाँ तक स्थानीय राजनीति का सवाल है आकाश जी, तो मैं मेरे कुछ पूर्व साथियों से सहमत रहूँगा। भाजपा में संगठन चुनाव लड़ता है और कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। यदि कांग्रेस में भी संगठन चुनाव लड़ने लगे तो यकीनन 50-50 की जो संभावना हमारे साथी बता रहे हैं, मैं भी उसी संभावना पर अपनी बात रखता हूँ। तो ये संगठन की बात, जहाँ एक बड़ी मुद्दे की बात है संगठन को लेके, आप क्या कहेंगे जो लोकल स्तर पर जो राजनीति चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? लोकल स्तर पे जैसा माना जा रहा है कि मंदसौर भाजपा का गढ़ है, ये सही भी है, लेकिन इस समय जो हालात बने हैं, जो 2018 में जो खरीद फरोख्त का जो मामला हुआ था, उससे जनता कहीं ना कहीं नाराज़ है। और 1.5 साल में जो कमलनाथ ने अपना कार्यकाल निकाला है, उसको देखते हुए जनता अभी भी कुछ उम्मीदें लगा के बैठी है कमलनाथ से। हालांकि उनका जो संगठन है वो थोड़ा अंदरूनी भीतरघात वाला मामला रहता है। राहुल गांधी के आने से फर्क पड़ेगा चुनाव? राहुल गांधी के आने से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में जो एजुकेशन वाला जो मामला है, आप उसको देखें, राहुल गांधी वेल एजुकेटेड हैं। आने वाला जो समय है वो टेक्निकली और मजबूत होने जा रहा है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस ओर भी जनता ध्यान देगी। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो राहुल गांधी को, आप देखिए जिन भी स्टेट में पढ़ाई का परसेंटेज ऊपर है, वहाँ कांग्रेस की ही सरकार है, आप देख सकते हैं। आलोक जी, आप जी इसको बताइए, चुनाव की जो लोकल स्तर पर जो रणनीति है उसको लेकर आप जो आए खबरें भी लगाते रहते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी अपने स्तर पे पूरा प्रयास कर रही है और कांग्रेस भी अपने स्तर पे पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन इस बार जो लग रहा है चुनाव में कहीं न कहीं जो बीजेपी ने जो अपनी जो फ्री की योजनाएं चलाई, उससे ऊपर उठ के कहीं चुनाव होने वाला है, तो कड़ी टक्कर तो होगी इस बार चुनाव। तो अच्छा, जो जिला स्तर की राजनीति की अगर हम बात करें और या लोकल लेवल में विधायक की बात करें, तो आप जो वर्तमान विधायक हैं यशपाल जी सिसोदिया हैं, उनको लेके आप क्या प्रतिक्रिया रखेंगे? क्योंकि उनको 15 साल हो चुके हैं, लगभग पूरे हो जाएंगे 2 महीने बाद उनको 15 साल, तो जो एंटी इनकम्बेंसी है कहीं ना कहीं उनके खिलाफ तो है, लोगों में आक्रोश तो है, कई लोगों के काम नहीं हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, शहर का विकास तो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है, कहीं एक तरफ विकास हुआ है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं एक आक्रोश तो है। अब ये विपक्षी पार्टी के ऊपर है कि वो किस तरह उसका लाभ उठाती है। नरेंद्र जी, आप राजनीति के काफ़ी करीब ही रहे, आप एक बात बताइएगा, जो चुनाव है उसको लेकर मंदसौर की राजनीति में आप क्या देख रहे हैं? मंदसौर जिले की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में लंबे समय से चली आ रही है। लगातार 20 वर्षों का भाजपा का यह शासन हो गया है प्रदेश में, और चूंकि जिस प्रकार अभी सबने बताया है कि भाजपा में का संगठन काम करता है और कांग्रेस में संगठन नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं भाजपा को इसका लाभ लगातार मिलता आ रहा है। और इस बार जो है लोगों में पूरा प्रदेश में एक अलग प्रकार का माहौल ये भी देखा जा रहा है, जिस प्रकार से ये योजनाएं चालू की गई, लाडली लक्ष्मी हो या अन्य कोई योजना हो, टैक्स जो जनता दे रही है, जनता के टैक्स से रेवड़ियाँ बट रही है, लेकिन टैक्स देने वालों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। मेरा कहना है कि टैक्स देने वालों को फ़ायदा मिलना चाहिए, जिस प्रकार विदेशों में है कि जो टैक्स पेयर व्यक्ति होते हैं उनको शिक्षा चिकित्सा उनकी फ्री रहती है। यहाँ उल्टा काम हो रहा है कि टैक्स दे कौन रहा और लाभ कौन उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जनता के मन में सरकार है वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ सिर्फ एक वर्ग विशेष को मिल रहा है, सब लोगों को उसका लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। मेरा कहना, टैक्स देने वाले हर व्यक्ति को शासन की हर योजना का लाभ मिलना चाहिए।
सर आप एक बात बताइए कि जो आप बात कर रहे हैं हम लोग जो शिक्षा है स्थानीय स्तर पर शिक्षा के लेवल को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा का लेवल अगर देखा जाए तो निजी शिक्षाओं को बढ़ावा दे रहा है। सरकारी स्कूलों के जो स्ट्रक्चर हैं काफ़ी मौजूद होने के बाद में भी उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। महंगी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेके शासकीय शिक्षक जो उनकी जो जवाबदारी है उसको निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों की जो श्रृंखलाएँ बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि फ्रेंचाइजी तक छोटे टाउन प्लेस में आने लगी है। तो पर उनका जो स्टैंडर्ड जो स्टेटस होना चाहिए वो यहाँ दिख नहीं रहा, क्योंकि जो व्यक्ति बेरोजगार सा हुआ, जैसे कि एक बार बताऊँ, कोई इंजीनियर यहाँ के किसी MIT से या कोई भी किसी संस्थान ने इंजीनियरिंग की, उसको 15,000 20,000 वहीं शिक्षक रख लिया जाता है, क्योंकि महंगे शिक्षक मिलते हैं नहीं। अच्छा शिक्षक अच्छी तनख्वाह पाएगा, अच्छे तनख्वाह उनको दे नहीं पाते। यही सरकारी स्कूलों की जगह प्राइवेट स्कूलों में ढेर सारे प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत कम तनख्वाहों में उनका 8-8 10 घंटे काम कराया जाता है। पहली बात, उसमें कहीं तो इतने योग्य भी नहीं रहते, तो बगैर योग्य व्यक्ति भी ऐसे हैं जिनको केवल अपने फॉर्मेलिटीज पूरी करनी, स्कूल चल रहे हैं। अजय, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, महिलाओं की स्थिति और स्पेशली जो गर्ल्स वगैरह लड़कियां वगैरह हैं, उनकी जो आज स्थिति है, वर्तमान स्थिति अपराध की श्रेणी में जो आते हैं, छेड़छाड़ वगैरह होती है, उसको लेकर आप क्या देखते हैं स्थानीय स्तर पर? देखिए, स्थानीय स्तर पर कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है कि अगर बात करें सुरक्षा की तो पहली जिम्मेदारी बनती है पुलिस की। पुलिस का जो पूरा ध्यान है वो भी कहीं ना कहीं मादक पदार्थ के जो केस है उनमें ज़्यादा बनाने को है। अगर कोई महिला या कोई लड़की या बेटी अगर शिकायत लेकर के जाती है तो उस वक्त जब शिकायत होती है उसके 1-2 घंटे में जो पुलिस करती है बस वही करती है। उसके बाद वो जो आवेदन होता है या जो उसकी शिकायत होती है वो एक तरह से साइड कर दी जाती है और अगले किसी जो ऐसे केस में देखने को आता है कि हम जब किसी खबर को बनाते हैं तो हम पिछले 5 साल के या पिछले 2 साल के रिकॉर्ड देखते हैं कि कितने से शिकायत आई और पता चलता है कि उनमें से सारी शिकायतें उनकी कार्रवाई जो है वो 0 होती है। सर आपसे एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जो अस्पताल की सुविधा है जो मंदसौर जिले में जो होना चाहिए उसको लेकर आप क्या कहेंगे स्थानीय स्तर पर? आपने अभी शिक्षा की बात करी, चिकित्सा का भी आप सवाल पूछ रहे हैं। दोनों क्षेत्रों में मंदसौर पूरी तरह से शून्य है। चिकित्सा की बात आपने पूछी है तो मैं पहले चिकित्सा वाली बात आपसे बता रहा हूँ। मंदसौर जिला चिकित्सालय की स्थिति यह है कि यहाँ डॉक्टर अपॉइंट किए जाते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते। सरकारी अस्पताल में नए डॉक्टर काम करना नहीं चाहते। निजी नर्सिंग होम पूरी तरह से लूट की दुकानें बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर है शिक्षा और चिकित्सा का, ये पूरी तरह से जर्जर है। शिक्षा वाली बात की स्थिति आकाश जी ये है कि मंदसौर नगर का सारा सामाजिक परिवेश इस शिक्षा की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। वो ऐसे हो रहा है कि आजकल अधिकांश परिवारों में 10वीं या 12वीं के बाद बच्चों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया जाता है। बच्चा एक बार अपने घर से यदि बाहर चला जाता है तो वो पूरी तरह से बाहर जा रहा है, क्योंकि वो जिस स्तर की शिक्षा बाहर प्राप्त करता है उसके अवसर यहाँ उसके लिए नहीं है। फिर वो बाहर ही अपना कैरियर ढूंढता है और अपनी कैरियर की तलाश में वहीं रहता है। मंदसौर नगर में स्थिति यह है कि मध्यम श्रेणी के अधिकांश शिक्षित परिवारों में आप जाएंगे तो आजकल वैसे ही बच्चे 1 या 2 होते हैं और जो हैं वे भी सब बाहर हैं। तो ऐसी स्थिति में घर में कोई मेहमान आता है तो कोई दूध लाके चाय बनाने वाला बच्चा घर में नहीं मिलता है। माँ बाप परेशान होते हैं। कहीं न कहीं एकाकीपन माँ बाप में देखा बहुत ज़्यादा है। और मंदसौर को यदि इस चीज़ से मुक्त होना है तो यहाँ पर हमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक श्रीनाथ जी का मंदिर पूरे नाथद्वारा को पालता है, नाथद्वारा जैसे तीर्थ स्थल के बच्चे पलायन नहीं करते हैं, मंदसौर नगर के भी बच्चे पलायन नहीं करेंगे अगर पशुपतिनाथ को केंद्र में रख करके इसे धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। केवल और केवल धार्मिक पर्यटन ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे मंदसौर विकसित हो सकता है और प्रतिभाओं का पलायन रुक सकता है। आलोक जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जो आपने चर्चा सुनी इनसे कि आप मुझे एक बात बताइए कि आप इतने सालों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, आपको कौन सा ऐसा वो लगता है कि वो एक्शन लेना चाहिए जिससे मंदसौर में बहुत चेंजेस आए? मंदसौर को जो विकास के लिए जो औद्योगिकरण होना था वो बिल्कुल नहीं है। तो रोजगार की संभावनाएं जो औद्योगिकरण से होना चाहिए अपने यहाँ बिल्कुल नहीं है। एक भी उद्योग ऐसा नहीं है जहाँ लगभग 1500 लोगों को रोजगार मिलता हो या उससे जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिलता हो। ऐसा तो कहीं ना कहीं आप उद्योगों को बढ़ाने की बात करें। जी, उद्योगों को बढ़ाना चाहिए। स्वाभाविक है, उद्योग बढ़ेंगे तो अपने आप रोजगार उसका सृजन होगा। ठीक है, तो ये देखा आपने मित्रों कि जो यहाँ पे जो हम आज बात कर रहे थे मंदसौर मीडिया के वो लोग हैं जो मंदसौर मीडिया पूरा चलाते हैं और पूरे एक एक चीज़ पे नज़र रखते हैं। और ऐसे में इन पत्रकारों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक बड़े सुधार की आवश्यकता इस सिस्टम में है। आकाश चौहान, मंदसौर, MP तक।